Hello students, welcome back to my YouTube channel Unnati in Zoology. ठीक है, today in this video I will be discussing about chapter 12th of 12th class for bio students. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास के बच्चों के लिए उनकी बुक का NCERT बुक का 12th चैप्टर जो कि है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट एप्लीकेशंस। तो 12th चैप्टर में डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, यानी कि हमने कहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ किया है और कैसे हम इसके एप्लीकेशंस को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में नीट स्टूडेंट्स वेरी बेनिफिशियल हैं, उनके लिए ये वीडियो स्पेशली नीट स्टूडेंट्स के लिए है जो नीट में प्रिपेयर कर रहे हैं। चैप्टर 12 बायो के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ और मैं आपको इसको समझाने वाली हूँ। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, यानी कि कहाँ पर हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, क्या उसके एप्लीकेशंस और बायोटेक्नोलॉजी खुद होती क्या है। तो देख लीजिए, बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं फॉर बायोलॉजिकल यूजेस। बायोलॉजिकल यूजेस के लिए टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं तो वो कहलाती है बायोटेक्नोलॉजी। इंट्रोडक्शन देखिए, बायोटेक्नोलॉजी यूज इन, कहाँ कहाँ पर हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। डिजीज़ डायग्नोस्टिक्स में करते हैं, यानी कि वेरियस डिजीज़ को पता करने के लिए, डिजीज़ है या नहीं है उसको पता करने के डायग्नोस्टिक करने के लिए हम डिजीज़ को बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। दूसरा, फॉर प्रोड्यूसिंग GMOs जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, यानी कि GMOs बनाने के लिए भी हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग, फूड्स में प्रोसेस करने के लिए, फूड्स में क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए भी हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। बायोरेमेडिएशंस, बायोरेमेडिएशंस मतलब कि कोई भी डिजीज़ हो गया है, कोई भी एक प्रॉब्लम हमारी आ गई है, उसको रेमेडी करने के लिए भी हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। वेस्ट ट्रीटमेंट एंड एनर्जी प्रोडक्शन, वेस्ट ट्रीटमेंट इज सीवेज ट्रीटमेंट या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट या फिर गार्बेज ट्रीटमेंट। तो ये सब हम बायोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच के अंदर करते हैं। नेक्स्ट इज बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हम कैसे करेंगे, देखिए एग्रोकेमिकल बेस्ड कन्वेंशनल टेक्निक्स, हम एग्रीकल्चर में एग्रोकेमिकल बेस्ड टेक्निक्स को यूज़ करेंगे, यानी कि हम केमिकल्स बेस्ड टेक्निक्स यूज़ करेंगे, हम बायो फर्टिलाइजर्स को यूज़ करेंगे, बायो पेस्टिसाइड्स को यूज़ करेंगे। उसके बाद ऑर्गेनिक कल्चर एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, आजकल आपने नाम सुना होगा बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है। एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग से ही हमें क्या करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ नथिंग बट कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ फार्मिंग, जो हम पहले फार्मिंग यूज़ करते थे वही हम सेम अगेन गुड क्वालिटी या इम्प्रूव्ड वैरायटीज के साथ फार्मिंग करेंगे। दैट इज बायोकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। एंड इसके बाद हम करेंगे जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स बेस्ड एग्रीकल्चर, यानी कि GMO क्रॉप्स को हम यूज़ करेंगे अपनी खेतों में ताकि गुड क्वालिटी हमें मिले। रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, थर्ड टॉपिक इज बायोटेक्नोलॉजी किस किस एरिया में काम करती है। तो बायोटेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है बेस्ट कैटलिस्ट। व्हाट आर कैटलिस्ट? कैटलिस्ट वो होते हैं जो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं और ज़्यादा काम कर देते हैं, यानी कि कम मेहनत में ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं हमें। दैट इज़ कॉल्ड कैटलिस्ट। तो हमें ऐसे कैटलिस्ट बनवाने हैं जो हमें कम मेहनत में ज़्यादा काम दे दे, लेस कॉस्ट हो एंड मोर प्रॉफिट हो, इसके लिए हम कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं। उसके बाद क्रिएटिंग कर रहे हैं द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड इज क्रिएटिंग ऑप्टिमम कंडीशंस फॉर ग्रोथ। जब हम किसी भी चीज़ को मीडिया कल्चर में ग्रो करते हैं तब हमें ऑप्टिमम कंडीशंस की ज़रूरत होती है। हम ऑप्टिमम कंडीशंस को देते हैं, जैसे कि pH है, टेम्परेचर है या अदर और भी जो रिक्वायरमेंट्स है वो, तो उनको ऑप्टिमम होना ये हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से ही करते हैं। नेक्स्ट इज डाउन स्ट्रीम प्रोसेसेस। जब हमने कोई प्रोडक्ट बना लिया है, हमारा प्रोडक्ट सिंथेसाइज हो गया, तो उसके सेपरेशन के लिए, उसके प्यूरिफिकेशन के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसेस। ठीक है, तो ये था रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि अब तक मैंने चैप्टर 12 ऑफ बायो चैप्टर 12, तो उसमें मैंने क्या बता दिया आपको,
इंट्रोडक्शन बता दिया है बायोटेक्नोलॉजी का, फिर मैंने आपको एप्लीकेशंस बताए एग्रीकल्चर में स्पेशली, और मैंने रिसर्च एरिया बताया कि कहाँ कहाँ हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब है ग्रीन रिवॉल्यूशन, यानी कि हमने कैसे बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ किया है, अब हम उसका ट्रू या फिर लाइफ ट्रू जो एप्लीकेशन है वो देखेंगे। द फर्स्ट वन इज ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन में इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है एम.एस. स्वामीनाथन, प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन। कौन? प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन को लाया था, यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब हमने क्या करा है, जो हमारे पास फूड क्रॉप क्वालिटीज़ है उनको इम्प्रूव किया। देखिए इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में फूड क्राइसिस हो गया था, इंडिया में वीट राइस या फिर जो भी फूड प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो गया था, लोगों तक फूड नहीं पहुंच पा रहा था। तो इसलिए हमने क्या किया, जो हमारे पास अवेलेबल फूड्स था उनकी हमने वैराइटीज़ इंप्रूव की, हमने हाइब्रिड सीड्स यूज़ की, हमने गुड क्वालिटी देना स्टार्ट किया। यानी कि जो हम सीड्स उगा रहे हैं उसी ज़मीन के अंदर अब हमें उसको इम्प्रूव करना है। तो इसके लिए हमने जो रिवोल्यूशन यूज़ किया दैट इज़ ग्रीन रिवोल्यूशन। इसके लिए फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन है एम.एस. स्वामीनाथन, जो इंडिया में 1970s में और यू कैन से इन द डिकेड ऑफ 60s के बाद 47 में इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ, उसके बाद 60 में एंड 70s के बीच में ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया में लाया गया। इसमें हमने यूज़ किया हाइब्रिड सीड्स को, यानी कि हाई यील्डिंग सीड्स को, एंड हाई यील्डिंग सीड्स आर कॉल्ड HYV सीड्स, इन्हें हम HYV सीड्स कहते हैं। तो ग्रीन रिवोल्यूशन कहलाते हैं एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन इंडिया में सबसे पहले ग्रीन रिवोल्यूशन को लाए थे, इसलिए इन्हीं को हम फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कहते हैं फॉर इंडिया। ओके, देखिए वर्ल्ड वाइड के लिए ये नहीं है, फॉर इंडिया के लिए ये है। कौन? एम.एस. स्वामीनाथन। ओके, तो इन्होंने क्या किया था, 1970s में इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन लाया, ठीक है। 1970s में इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन को लाया गया, और क्या कहा गया इसमें, हमने क्या किया, यूज्ड हाइब्रिड हाई यील्डिंग सीड्स, हमने हाई यील्डिंग सीड्स को इसमें यूज़ किया। इससे हमने क्या किया, क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज फॉर 3 टाइम्स। जो क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा था उसको हमने अब इंक्रीज कर दिया 3 टाइम्स। यानी कि पहले अगर एक खेत में एक ज़मीन के अंदर 10 बोरी अनाज हो रहा था, तो ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद उसी खेत में अब हमें 30 बोरी अनाज मिल रहा है। यानी कि आप देखिए 30 बोरी होने के साथ साथ उनकी क्वालिटी भी अच्छी है, इनके अंदर अब न्यूट्रिशन या फिर जो आप कह सकते हैं न्यूट्रिशन वैल्यू है वो भी बहुत अच्छी है, पहले से बेटर क्वालिटी अब हमें मिली है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हाई यील्डिंग सीड्स को यूज़ करते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन में। इसमें हमने साथ साथ में बायो पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स को भी यूज़ किया, ताकि हम पेस्ट से जो ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर जो डैमेज करते हैं क्रॉप को, उनसे भी बचे रहें। दिस वाज ऑल ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये सब कुछ हमने किया है बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है। तो ये हमने क्या किया है, सारा सिस्टम किया है फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। ओके, तो ये था ग्रीन रिवोल्यूशन। ये हमने सबसे पहले जो अभी किया है ये है बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन। मैं आपको क्या बता रही हूँ, बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन बता रही हूँ। फर्स्ट वाज ग्रीन रिवोल्यूशन, दूसरा है GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो GMO के अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हमने प्रोड्यूस किए हैं। क्या होते हैं ये, एनिमल्स हुज जीन्स हैव बीन अल्टर्ड आर कॉल्ड GMOs। वो एनिमल्स जिनके जीन्स अल्टर किए गए हैं, जिनमें किसी और के जीन डलवाए गए हैं, यानी कि एनिमल्स या प्लांट्स जिनके अंदर जीन मैनिपुलेशन किया गया है, इन्हें हम GMOs कहते हैं। ये जीन मैनिपुलेशन हम कैसे करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग से करते हैं, और इसमें जो मैकेनिज्म यूज़ करते हैं दैट इज़ RDT। फॉर RDT यू हैव टू वॉच माई प्रीवियस वीडियो, जिसमें मैंने रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के बारे में बताया है कि कैसे हम रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी करते हैं। ओके, फॉर चैप्टर 11th। अगला है बेनिफिट्स ऑफ GMO। GMO के क्या बेनिफिट्स हैं, हमने जो GMOs बनाए हैं, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाए हैं, क्या इनके हमें प्रॉफिट है, क्या इनके बेनिफिट्स हैं। देखिए, मिक्स क्रॉप टॉलरेंट टू अबायोटिक स्ट्रेस। ये जो है ये क्रॉप्स को अबायोटिक स्ट्रेस यानी कि हीट है, टेम्परेचर है, कोल्ड है, चिल है, इन सब से जो अबायोटिक स्ट्रेसेस हैं, अबायोटिक कंडीशंस हैं, इनके एडवर्स इफेक्ट से बचाता है। पेस्ट रेजिस्टेंसी क्रॉप प्रोड्यूस, पेस्ट के रेजिस्टेंट क्रॉप बनाए जाते हैं। रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस यानी कि हार्वेस्ट करने के बाद जो क्रॉप में लॉस होते हैं उन सबसे भी हमें बचाया गया है। एंड साथ साथ में हमारे पास जो फूड था उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी इंक्रीज की गई है, जैसे कि हम इसे कहते हैं बायोफोर्टिफिकेशन, यानी कि किसी भी फूड वैरायटी की न्यूट्रिटिव वैल्यू को इन्हेंस करना, इंक्रीज करना GMO के द्वारा या फिर बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से, दैट इज कॉल्ड बायोफोर्टिफिकेशन। अब मैं यहाँ पर आपको बायोफोर्टिफिकेशन का एग्जाम्पल देने वाली हूँ, कैसे हमने बायोफोर्टिफिकेशन किया है, कैसे हमने GMO का एग्जाम्पल देखा है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ GMO, जो हमने इन रियलिटी किया है, और ऐसे ही हमने चीज़ें की हैं ग्रीन रिवोल्यूशन में, जिसने हमारी क्वालिटी को बढ़ाया, साथ साथ में वैरायटी को, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हमें दिए, और गुड और क्वालिटी फ्रूट्स दिए हमें।
ओके सबसे पहला एग्जाम्पल है गोल्डन राइस। हमने क्या किया है, हमने गोल्डन राइस बनाया है। व्हाट इज गोल्डन राइस, देखिए सिंथेसाइज प्रोड्यूस्ड बाय, तो गोल्डन राइस को सबसे पहले पीटर बेयर एंड इंगो पोर्टिडस, ठीक है, इंगो पोर्टिडस इन साइंटिस्ट का नाम है, एंड पीटर बेयर, दोनों ने मिलकर गोल्डन राइस को बनाया था इन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में हमने ये किया है। हमने क्या किया, हमने बीटा कैरोटीन जीन लिया, किससे लिया, डैफोडिल्स से लिया। बीटा कैरोटीन जीन जो न्यूट्रिटिव वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए है, डैफोडिल्स से हमने ये लिया। ये हमारा डिजायर्ड डीएनए है, ठीक है। इस डिजायर्ड डीएनए को हमने वेक्टर के साथ लिया। वेक्टर याद कर लीजिएगा, प्लांट्स के लिए वेक्टर हम यूज करते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूफेशियंस। ये चीज़ मैंने आपको चैप्टर 11th में भी बताई है कि टी.आई. प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड इन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूफेशियंस। वेक्टर है प्लांट्स के लिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूफेशियंस, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूफेशियंस के अंदर टी.आई. प्लाज्मिड होता है। ओके, व्हाट इज प्लाज्मिड, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पार्ट ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को बोलते हैं टी.आई. प्लाज्मिड। इसके अंदर होता है टी.डीएनए जो नॉर्मली ट्यूमर कॉज करता है, तो हम उसको हटाकर यहाँ पर क्या करते हैं, टी.आई. प्लाज्मिड को हटाकर हम यहाँ पर वेक्टर डलवा रहे हैं। वेक्टर और डिजायर्ड डीएनए को हम रिकम्बाइन कराएंगे और हम बनाएंगे आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे। जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है अब हमारे पास डिजायर्ड जीन इस वेक्टर के अंदर आ गया है, इसे हम प्लांट में इंट्रोड्यूस करवा देंगे एंड वी विल इंट्रोड्यूस दिस बाय द हेल्प ऑफ बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड मैंने आपको चैप्टर 11th में डिस्कस किया है, उसको आप उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा। जीन गन मतलब एक ऐसी गन जिसमें हम बायोलॉजिकल थिंग्स को क्या करते हैं, शूट आउट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। इससे हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया अपना होस्ट सेल में, एंड होस्ट सेल इज ओराइजो सटाइवा। ओराइजो सटाइवा होस्ट सेल होती है, उसमें इंट्रोड्यूस करवाया है। इससे हमें क्या मिला, ये सारा प्रोसेस हमने किया, ये आरडीटी है बेटा, ये सारा स्टेप्स ऑफ आरडीटी ही की है मैंने। तो इस आरडीटी से हमने क्या किया, गोल्डन राइस ऑब्टेन किया। जो गोल्डन राइस ऑब्टेन किया हमने, यहाँ पर हमने इसे गोल्डन राइस क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें जो गोल्ड राइस के दाने मिले हैं, स्ट्रेन्स ऑफ राइस मिले, उनमें थोड़ा सा गोल्डन कलर आया है और ये वेरी वेरी न्यूट्रिशन रिच है, विटामिन रिच राइस होते हैं ये, इसीलिए हमने इसको यूज़ किया है। तो ये था एग्जाम्पल ऑफ GMO गोल्डन राइस का, जो पीटर बियर एंड इंगो पोर्टिडस ने स्टार्टिंग में सबसे पहले किया था GMO के बारे में। एंड इसके अलावा हमने ग्रीन रिवोल्यूशन को बायोटेक्नोलॉजी में अप्लाई किया है। 2 एप्लीकेशंस मैंने आपको बताए हैं आज। नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे तुरंत, बहुत फास्टली। आप इससे पहले इस वीडियो को देख लीजिए। कोई टॉपिक पे कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा और अगले वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। इसका नेक्स्ट वीडियो आई विल अपलोड वेरी सून। ओके, तो दिस इज अप टू नाउ टुडेज टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो and keep studying. Be safe, be alert and be happy. Thank you so much.